Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने स्टैटिस्टिक्स के एक सीरीज को शुरू किया हुआ है। जितना भी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट था मैं वो सब कवर करा रही हूँ। इस सीरीज में मैं अभी तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल कर्व, ये सब कवर करा चुकी हूँ और मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेंटर लिमिट थ्योरम समझाने वाली हूँ। सेंटर लिमिट थ्योरम की मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी और उसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, क्योंकि जो एग्जाम होता है, एग्जाम में या तो सेंटर लिमिट थ्योरम आती है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिकल इसका प्रूफ जो है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि जनरली वो पूछा नहीं जाता है। फिलहाल मैं जितने भी जनरलाइज टॉपिक हैं उनको कवर कर रही हूँ। सेंटर लिमिट थ्योरम कहती क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेंटर लिमिट थ्योरम? सेंटर लिमिट थ्योरम जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है स्टैटिस्टिक्स की, और ये हमें किसने दी थी? ये डी मोवेरिस ने दी थी 18th सेंचुरी में। डी मोवेरिस ने दी थी 18th सेंचुरी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटर लिमिट थ्योरम, अगर आपको सेंटर लिमिट थ्योरम समझना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है उस टॉपिक को समझ कर आए, जिससे कि आपको ये टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता देती हूँ होता क्या है। किसी भी सैंपल सर्वे का अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आपको इसको डिटेल में समझना चाहिए। जो नेट का सिलेबस है उस पर सेंटर लिमिट थ्योरम जो है वो पहले दी गई है, लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बाद में दिया गया है। तो मैंने पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ाकर सेंटर लिमिट थ्योरम इसीलिए कवर किए क्योंकि समझ में नहीं आएगा अगर आप उसको ऐसे ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो। अकॉर्डिंग टू सेंटर लिमिट थ्योरम, सेंटर लिमिट थ्योरम का क्या मतलब है कि अगर हमने एक रैंडम सैंपल साइज लिया है, रैंडम सैंपल साइज जिसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं? n वैल्यूज हैं, यानी कि एक वैल्यू ली, दो वैल्यू ली, फिर तीसरी वैल्यू ली, ऐसे ही करके हमने n तक इसका सैंपल साइज निकाल लिया है पॉपुलेशन से। और जो इसका मीन है, यानी कि जो पॉपुलेशन से हमने निकाला था उसका मीन अगर म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है, ये इसकी समझने वाली बात है। अगर मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो जो हमने मीन निकाला है या फिर जो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा, जिसका मीन भी म्यू होगा, जिसका वेरिएंस भी सिग्मा स्क्वायर होगा, अगर हमारा सैंपल साइज जो है वो 30 से बड़ा हो। यानी कि 30 से बड़ा अगर हमारा सैंपल साइज है तो फिर हमारा पेरेंट पॉपुलेशन कोई भी हो, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कोई सा भी हो, लेकिन अगर हमने सैंपल साइज को 30 से बड़ा कर लिया है तो हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि उसका जो कर्व बन के आएगा फिर वो इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। और वो किस वेरिएट को फॉर्मूला करेगा? ZN01, यानी कि उसका मीन क्या होगा? 0 होगा और वेरिएंस क्या होगा? 1 होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इस सिचुएशन को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी कि जो सैंपल सर्वे है, फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे हम n से क्यों करेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सैंपल है, पॉपुलेशन में हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिग्मा और वेरिएंस स्क्वायर अगर सैंपल हमने 30 से बड़ा लिया है। देखिए आपको समझने वाली बात है कि अगर हमारा n एग्जैक्ट 30 होगा तो हो सकता है कि जो थ्योरम है वो फिट ना बैठे। जो हमारा सैंपल साइज है वो 30 से बड़ा होना इंपॉर्टेंट है, वो 30 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और अभी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं इस जो मैंने आपको समझाया सेंटर लिमिट थ्योरम का, उसको एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये पार्ट ए है पिक्चर का, पार्ट बी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसका पार्ट सी देखेंगे, फिर एक पार्ट डी देखेंगे। ये नॉर्मल पॉपुलेशन है, यानी कि ये पेरेंट पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे? सर्वे को ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल पॉपुलेशन हमारा इस तरीके से दिखता है, इसका कर्व होता है नॉर्मल बेल कर्व। यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इस तरीके से दिखता है, बाइनोमियल इस तरीके से दिखता है और एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन इस तरीके से दिखता है। अब आप देखेंगे कि ये अगर आप नॉर्मल पॉपुलेशन, यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप बस ये देख लीजिए कि इनके ग्राफ है ना ऐसे दिखते हैं। नॉर्मल का ग्राफ ऐसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म का ऐसा दिख रहा है, बाइनोमियल का ऐसा दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल का ऐसा दिख रहा है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि अगर हमने दो सैंपल साइज का निकाला, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू है, ये जो हमारा ग्राफ है वो n = 2 पे है, तो देखिए नॉर्मल पॉपुलेशन ऐसा ही है,
लेकिन जो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में आ गया है। जो हमारा बाइनोमियल पॉपुलेशन था उनमें जो बीच का गैप था वो कम हो गया है, और जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन था उसका भी शेप चेंज हो गया है। तो आपको समझ में आया कि अगर हमने पॉपुलेशन से अगर 2 सैंपल निकाले तो क्या चेंजेस आए। फिर हमने n इज इक्वल टू 5 किया, यानी कि पिछले वाली स्लाइड में हमने 2 सैंपल निकाले थे और अब हमने 2 से ज्यादा सैंपल निकाले, यानी कि अब हमने 5 सैंपल्स को निकाला। तो जब हमने 5 सैंपल को निकाला तो देखिए ये जो हमारा था ये यूनिफॉर्म था, ये हमारा बाइनोमियल था और ये हमारा एक्सपोनेंशियल था। देखिए किस तरीके से चेंज हो गया, पहले यूनिफॉर्म ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, बाइनोमियल के बीच का गैप कम हो गया, और जो एक्सपोनेंशियल है वो तो काफी हद तक अब नॉर्मल जैसा लगने लगा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थोड़ा सा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है अब ये हमें। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस पढ़ाया है। देखिए मैं जो भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ ना वो क्रोनोलॉजिकली पढ़ा रही हूँ। जिस तरीके से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ या जिस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए ये ऑलमोस्ट वैसे बन गया, लेकिन अभी भी क्या है, हमारा सैंपल साइज छोटा है, यानी कि 5 है। अब ये जो है हमारा ये मेन पैनल है, यहाँ पे हमने क्या किया है 30 या फिर 30 से ज्यादा हमारा सैंपल साइज लिया है, तो नॉर्मल पॉपुलेशन एज इट इज बन गया। लेकिन देखिए जो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पेरेंटिंग पॉपुलेशन ऐसी थी, सैंपल में उसका कर्व कैसा बन गया, ऑलमोस्ट नॉर्मल है। जो हमारा बाइनोमियल था अगर हम इसका कर्व बना दें तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, और एक्सपोनेंशियल तो ऑलरेडी ही नॉर्मल बनने लगा था। तो आई होप अब आपको जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो समझ में आ गई होगी कि पेरेंट पॉपुलेशन कोई भी हो, अगर हमारा सैंपल साइज n जो है वो 30 या 30 से ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो सैंपल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें मीन उसका 0 होगा, वेरिएंस उसका 1 होगा, और इसी बेसिस पे इसी सेंट्रल थ्योरम पे हम सारा का सारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। यानी कि आने वाले टाइम में जब मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ाऊंगी और कोई भी ऐसा हमें डेटा सेट गिवन होगा जिसमें 30 से ज्यादा हमें गिवन हो और मीन और वेरिएंस दोनों गिवन हो, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। यानी कि ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट का क्या है, मीन और वेरिएंस। फटाफट से मैं रिकैप करती हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्या पढ़ा है। मैंने इस वीडियो में आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ाई है और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को ग्राफिकली प्रूव करने की कोशिश की है। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो ये कहती है कि हमारा पेरेंट पॉपुलेशन कोई भी हो उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमारा पेरेंट पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, लेकिन अगर हम उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालें और जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो n हो और n जो है हमारा 30 या 30 से बड़ा हो, तो हमारा मीन म्यू वेरिएंस जो है वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन हमारा 0 होता है, वेरिएंस हमारा 1 होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत क्रिस्प लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के रीसेंट अपडेट्स मिलते रहें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यू कैन मेंशन एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।